आया है, सबसे पहले हमारा आया है बरूनी, अल बरूनी। ठीक है, सबसे पहले हमारा आया है ये अल बरूनी। अल बरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। और ये 10th से 11th सेंचुरी में आया हुआ है। 10 से 11वीं शताब्दी में आया हुआ है अल बरूनी। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से। 13th सेंचुरी में हमारा आया है मार्को पोलो, और ये आया है हमारा इटली से। 14th सेंचुरी में हमारा आया है इबन बतूता, ये आया है हमारा मोरक्को से। 15th सेंचुरी में हमारा आया है अल रज़ाक। अल रज़ाक समरकंद से आया ये 15th सेंचुरी में। उसके बाद हमारा इसी के बाद हमारा आया है निकटिन आया है रशिया से। 16th सेंचुरी में हमारा डुआर्टे बारबोसा पोर्टुगल से। और सैयद अल रीस, ये आया है टर्की से। सैयद अल रीस टर्की से। फिर हमारा है एंटोनियो मॉन्सरेट, ये स्पेन से। एंटोनियो मॉन्सरेट स्पेन से। 17th सेंचुरी में महमूद वाली बल्कि, ये बल्क से। पीटर मुंडी इंग्लैंड से। पीटर मुंडी कहाँ से आया है? इंग्लैंड से। जीन बैप्टिस्टे ट्रेवेंकर फ्रांस से। फ्रांसिस्को बर्नियर फ्रांस से। तो ये एज इट इज़ पता होना चाहिए हमें ना। विमेन का कोई भी अकाउंट नहीं मिला है, ठीक है। विमेन का ये है कि विमेन ट्रैवल करती थी, लेकिन हमें विमेन का कोई भी अकाउंट नहीं मिला है, ये बात याद रखनी है हमें। ये विजयनगर का डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है? तो विजयनगर का डिस्क्रिप्शन हमें मिला है अब्दुल रज़ाक समाकंद से, और ये आया था हेरात से आया था ये, ठीक है। 15th सेंचुरी में ये आया था। 15th सेंचुरी में विजयनगर में आया था अब्दुल रज़ाक समरकंद हेरात से। ट्रैवलर क्या सामान लेके चलते थे? तो कोकोनट और पान, ठीक है, ये सब चीज़ें ये लेके चलते थे। देखो ये जो जितने भी लोग आए हुए थे ना, ये अलग अलग जगह से आए हुए थे, ठीक है। तो ये ना मोर अटेंटिव थे किस चीज़ को लेके? एवरीडे एक्टिविटीज़ को लेके। जो कि इंडिजिनस लोग हैं वो एवरीडे एक्टिविटी जो है हम लोगों की, उसको तो ये हटा देते थे। बट इनका ये था कि नहीं, एवरीडे एक्टिविटी क्या करते हैं, तो ये एवरीडे एक्टिविटी पे फोकस करते थे। अल बरूनी कहाँ से आया है हमारा? अल बरूनी हमारा आया है 973 में ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान से, ठीक है। कहाँ से आया था ये? ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान से। और ख्वारिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का। ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में एक जगह है, वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का। अल बरूनी जो था, इसको सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, सीरियन, है ना। कौन कौन सी भाषा इसको आती है? सीरिया आती है, अरेबिक आती है, पर्शियन आती है, हिब्रू आती है, और संस्कृत भी इसे आती है। तो सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत इसे आती है। हालांकि इसे ग्रीक नहीं आती थी। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक एक लाइन पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसको ग्रीक नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन ये फेमिलियर था। किससे किससे फेमिलियर था ये? तो ये फेमिलियर था प्लेटो के वर्क से, ठीक है, और अदर ग्रीक फिलोसफर्स के वर्क से। इसको पता था। इसको ग्रीक पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन इसको ये सब काम आता था, मतलब ये फेमिलियर था। और ये उसकी अरेबिक ट्रांसलेशन पढ़ता था। जब महमूद ने इन्वेड किया ख्वारिज्म, तो वो इसको अल बरूनी को गजनी ले गया, ठीक है। जब महमूद ने, तो ये गजनी कैसे आया था? एज अ हॉस्टेज आया है ये, और इसको गजनी बहुत पसंद आया, इसलिए इसने पूरी ज़िंदगी गजनी में बिताने की सोची। भारत में नहीं, गजनी में बिताने की सोची इसने। गजनी में ही अल बरूनी ने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया इंडिया के लिए। गजनी से ही अल बरूनी को इंडिया के लिए इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। क्यों हो गया ऐसा? ऐसे ही नहीं हो गया, क्योंकि जो संस्कृत वर्क था एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, वो अरेबिक में ट्रांसलेट किया जाने लगा था। कब से? 8th सेंचुरी से। तो ये भी ज़रूरी है कि 8th सेंचुरी से
जो संस्कृत का जितना भी कार्य है वो अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट होना शुरू हो गया है 8th सेंचुरी से। जब पंजाब जब पंजाब गजनवीड एम्पायर का पार्ट बना तो इसका कांटेक्ट जो था वो लोकल पॉपुलेशन के साथ बढ़ने लगा। तो पंजाब जो था वो गजनवीड एम्पायर का पार्ट था, ये भी ध्यान रखना है। तो उसका कांटेक्ट बढ़ने लग गया। अलबरूनी ने अपने फिर कुछ अलबरूनी ने फिर क्या किया, अलबरूनी ने ब्राह्मणों के साथ रह के यहाँ पे संस्कृत सीखी। ठीक है। वाइल हिज इटिनरी इज़ नॉट क्लियर, इटिनरी इसकी क्लियर नहीं है। ठीक है, कि मतलब इसने किस किस तरीके से काम किया, इसकी इटिनरी क्लियर नहीं है, ये भी याद रखना है। इट इज़ लाइकली दैट ही ट्रैवल्ड वाइडली इन द पंजाब एंड द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये नहीं पता इसने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया, इसको बस इतना पता चलता है कि हाँ ये पंजाब और नॉर्थ इंडिया में इसने ट्रैवल किया है। ट्रैवल लिटरेचर, ये याद रखना है कि ट्रैवल लिटरेचर जो है वो उसको हम लोग अरेबिक लिटरेचर का पार्ट मानते हैं। ठीक है, ट्रैवल लिटरेचर को हम ऑलरेडी अरेबिक लिटरेचर का पार्ट मानते हैं। और ये जो लिटरेचर है ये सहारा डेजर्ट इन द वेस्ट से रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ तक है। ये सब कुछ याद रखना है। सहारा डेजर्ट इन द वेस्ट से रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ तक है। ठीक है। अब अल बरूनी ने क्या किया है, इसने ट्रांसलेट किया है पतंजलि के वर्क को। ठीक है, अरेबिक के अंदर जो संस्कृत में लिखा हुआ था ना पतंजलि का, उसको अरेबिक में इसने ट्रांसलेट किया है। और जो यूक्लिड का जो था ग्रीक मैथमेटिशियन, उसकी भाषा को इसने संस्कृत में ट्रांसलेट किया है। तो संस्कृत वाले को अरेबिक में किया है पतंजलि का काम, और यूक्लिड जो ग्रीक में था, हालांकि इसको ग्रीक नहीं आती थी, फिर भी इसने ग्रीक वाले काम को संस्कृत में इसने ट्रांसलेट कर दिया है। मीटियोरोलॉजी क्या होती है, तो ये साइंस ऑफ मेजरमेंट होती है, साइंस ऑफ मेजर। अल बरूनी की किताब उल हिंद वो अरेबिक के अंदर लिखी हुई थी। अल बरूनी की किताब उल हिंद किस में लिखी हुई थी, अरेबिक में लिखी हुई थी। ठीक है, और वो सिंपल है, ल्यूसिड है, उसमें 80 चैप्टर हैं। उसमें रिलीजन की बात है, फिलॉसफी की बात है, फेस्टिवल की बात है, एस्ट्रोनॉमी, एक्लेमी मतलब होता है मैजिकल पावर्स, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट, मेज़र, आइकॉनोग्राफी, लॉ एंड मीटियोरोलॉजी, इन सब के बारे में बातें हैं। रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एक्लेमी, मैनर, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट, मेज़र, आइकॉनोग्राफी, लॉज एंड मीटियोरोलॉजी। इसका फॉर्मेट कैसा था, जनरली, हमेशा नहीं, ये भी याद रखना है, हमेशा नहीं। इसका जनरल फॉर्मेट क्या था कि ये क्वेश्चन से शुरू करता था। ठीक है, और फिर उसको लेता था सांस्कृतिक ट्रेडिशन के साथ, और फिर उसको कंक्लूड करता था, कंपैरिजन करता था अदर कल्चर के साथ। तो क्या कर रहा है ये, जनरली स्टार्ट करता है, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता है, संस्कृत में लिखता है, फिर कंपेयर करता है अदर कल्चर्स के साथ। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो इसका कार्य था ना, ये ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर जो था इसका, ये काफ़ी मैथमेटिकल ओरिएंटेशन दिखाता है इसकी। ये फेमिलियर था किस चीज़ से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। ये संस्कृत, पाली, प्राकृत सबको अरेबिक में ट्रांसलेट ही कर देता था, इसलिए इसने काम किया हुआ है एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन पे। ये टर्म हिंदू कहाँ से लिया गया है, टर्म हिंदू हमने लिया है ओल्ड पर्शियन से। टर्म हिंदू हमने कहाँ से लिया है, ओल्ड पर्शियन से। ये 5th सेंचुरी में आया था। ठीक है। अब अरब क्या बोलते थे, अरब कहते थे, इस रीजन को अरब कहते थे अल हिंद, और लोगों को क्या कहते थे, हिंदी। फिर टर्क ने क्या किया, टर्क क्या बोलने लग गए, हिंदू, और लैंड को बोलने लग गए हिंदुस्तान, लैंग्वेज को बोलने लग गए हिंदवी। ठीक है। 13th सेंचुरी में यहाँ पे पोइट सोलोन भी है, ये शब्द याद रखना है, पोइट सोलोन, एथियन स्टेटमेंट के साथ है, पोइट सोलोन, 13th सेंचुरी की बात है ये। ठीक है ना, मतलब सॉरी
ये तो एथियन स्टेटमेंट एंड पोइट सोलोन 6th सेंचुरी में रहते हैं ये इब्न बतूता अपने घर कब गया था? तो इब्न बतूता घर गया है 1354 के अंदर। 1354 में इब्न बतूता अपने घर गया था। 30 साल के बाद घर गया है ये, 30 ईयर्स के बाद। इब्न बतूता की किताब है, इब्न बतूता के लिए हम लोग बोलते हैं ग्लोब ट्रॉटर, क्योंकि उसको घूमने का बहुत शौक़ था। इसकी किताब का नाम है रिहाला। ये किस में लिखी गई थी? अरेबिक के अंदर, ठीक है। और ये जो है ना, ये सोशल एंड कल्चरल लाइफ की बात करती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सोशल एंड कल्चरल लाइफ की बात करता है, तो 14th सेंचुरी में ये था। और ये सोशल एंड कल्चरल लाइफ की बात करता है। ये मोरक्कन ट्रैवलर है। मोरक्को हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर। तो ये मोरक्को ट्रैवलर जो है ये कहाँ पे पैदा हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं। ये पैदा हुआ है टैंजियर के अंदर, ठीक है, टैंजियर के अंदर। और इसकी जो फैमिली थी ना, वो एक्सपर्टाइज थी इस्लामिक रिलीजियस लॉ और शरिया के अंदर। इब्न बतूता रिसीव्ड लिटरली एंड स्कॉलस्टिक एजुकेशन, ठीक है। इब्न बतूता को ये लगता था कि हमें नॉलेज लेनी चाहिए घूम घूम के, किताबों से नहीं, घूम घूम के हमें नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है। इंडिया ये आया था 1332-33। घर कब गए? 1354 में, ठीक है ना। 1332-33 के अंदर ये यहाँ पे भटकने लग गया था। तो ये बहुत सारी जगह गया हुआ है। ये मक्का गया है, ठीक है, सीरिया गया है, इराक गया है, पर्शिया, यमन, ओमान और ईस्ट अफ्रीका। मक्का, सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, ईस्ट अफ्रीका। सिंध कब पहुंचा है? ये क्वेश्चन सीधा पूछ लेंगे। तो ये सेंट्रल एशिया से होते होते ये सिंध पहुंच गया है 1333 के अंदर। तो 1333 में ये यहाँ पहुंच गया है। और इसने ना काफ़ी सुना हुआ था किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है, कि उसको ना काफ़ी पसंद है, क्या आर्ट एंड लेटर उसको काफ़ी पसंद है। तो वो फिर सीधा दिल्ली के लिए निकलता है, ठीक है। और ये कहाँ दिल्ली आता है? ये दिल्ली कहाँ से आता है? ये तो मुल्तान एंड उच्च से आ रहा है, ये मुल्तान और उच्च से। अब सुल्तान इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो इसको काजी अपॉइंट कर देता है, काजी यानी जज ऑफ दिल्ली। लेकिन क्या होता है कि इसको फिर ये जेल में भी डालेगा। मोहम्मद बिन तुगलक इसको जेल में भी डालता है क्योंकि कोई दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। फिर 1342 के अंदर इसको चाइना भेजा जाता है। मंगोल रूलर का एनवॉय बन के ये चाइना जाता है। तो ये उस टाइम पे ये मालाबार कोस्ट पे जाता है, ठीक है। चाइना जाने से पहले मालाबार कोस्ट से घूम घाम के जाता है ये। फिर उसके बाद ये सेंट्रल इंडिया जाता है, ठीक है। ये मालदीव भी जा रहा है, ठीक है। श्रीलंका भी ये जा रहा है, ये बंगाल जा रहा है, असम जा रहा है, असम भी जा रहा है, ये सुमात्रा भी जा रहा है। फिर ये चाइनीज़ पोर्ट टाउन ऑफ जैतून, चाइनीज़ पोर्ट टाउन ऑफ जैतून, जिसको हम लोग क्वांगहो कहते हैं। और ये चाइना में खूब घूमता है, बीजिंग तक जाता है ये। लेकिन ये वहाँ पे ज़्यादा रुकता नहीं है, तो वो फिर घर आ जाता है 1347 के अंदर। इसके अकाउंट को हम लोग मार्को पोलो के अकाउंट से कंपेयर करते हैं, जिसने चाइना विज़िट किया था। चाइना और इंडिया जिसने दोनों विज़िट किया था मार्को पोलो ने, ठीक है। कहाँ से किया था? विनिस। विनिस कहाँ है हमारा? इटली से। जो इटली से विनिस, इटली से चाइना इंडिया दोनों को घूमा था। तो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग इब्न बतूता को। इसी ने काफ़ी चीज़ों के बारे में लिखा है, वही न्यू कल्चर के बारे में लिखा है, पीपल, बिलीफ, वैल्यूज़ के बारे में लिखा हुआ है। हमें ये याद रखना है कि ये जिस टाइम पे घूम रहा है ना, उस टाइम पे नॉर्मल कंडीशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूट वगैरह होती है। ये कहता है कि ना 40 दिन लगते थे मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए, 50 दिन लगते थे इसको सिंध से दिल्ली जाने के लिए। मुल्तान से दिल्ली 40 दिन, सिंध से दिल्ली 50 दिन, और दौलताबाद से दिल्ली 50 दिन, ग्वालियर से दिल्ली 10 दिन, ठीक है। ये याद रखना है।
थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 40 दिन इसको लग रहे हैं मुल्तान से दिल्ली, 50 दिन इसको लग रहे हैं सिंध से दिल्ली, दौलताबाद से दिल्ली इसको लग रहे हैं 40 दिन, ग्वालियर से दिल्ली इसको लग रहे हैं 10 दिन। तो ये जो इब्न बतूता है ये हमारा अफ़गानिस्तान, सिंध, पंजाब में घूमा हुआ है, ठीक है ना। अब ये कौन कौन से प्लेस में ये घूमा हुआ है इब्न बतूता, तो अंधकोय, तिरमिंद, देखो ध्यान से इसको ध्यान से देखो, अंधकोय, तिरमिंद, बलख, कुंदूज, परवन, काबुल, गजना, कांधार, ठीक है। अंधकोय, तिरमिंद, बलख, कुंदूज, परवन, काबुल, गजना, कांधार, अजुदहन, मुल्तान, उजाह, ये उजाह हो गया, ठीक है ना। अजुदहन, मुल्तान, उजाह, लहरी, हंसी, दिल्ली, सरासती, अबूहर, यहाँ पे खूब चोरी वोरी हुई है इसके साथ, रॉबर ने खूब अटैक किया, इसको पीटा वीटा भी है काफ़ी, सामान वगैरह भी इसका गुम हुआ है काफ़ी। ये रशिया भी गया है, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, रशिया। अब इब्न बतूता ने के बारे में किसने लिखा है, तो इब्न जुए ने लिखा है, इब्न जुए, ओके। अब 14th सेंचुरी के अंदर ही इनके ही फुट स्टेप के ऊपर कुछ लोग और चल पड़े। वो इंडिया से गए, सेंट्रल एशिया गए, ईरान गए, ओटोमन एम्पायर गए, ठीक है। तो उसमें पहला था ये अब्दुल रज़ाक समरकंद। अब्दुल रज़ाक समरकंद ये 1440 के अंदर ये चला गया साउथ इंडिया, और इसी ने फिर विजयनगर के बारे में लिखा हुआ है। महमूद वाली बल्कि ये गया 620 के अंदर, ठीक है। महमूद वाली बल्कि 620 में, और शेख अली हसन ये नॉर्थ इंडिया आया 1740 के अंदर, ठीक है। देखो महमूद वाली बल्कि ये तो खूब घूमा है, ठीक है, ये भी एक आदमी था, ये खूब घूम रहा है। शेख अली हसन ये नॉर्थ इंडिया आया 1740 के अंदर। अब ये याद रखें कि जो इनमें से सन्यासी कौन बन गया, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे के सारे। तो महमूद बल्कि जो था वो सन्यासी बन गया कुछ टाइम के लिए। ये जो हाजिन था ना, हाजिन, ये तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था इंडिया से। फ्रांसिस्को बर्नियर जो है वो एक, फ्रांसिस्को बर्नियर की हम बात करते हैं, तो अभी पहले हम बात करते हैं एक पोर्टुगीज़ की। पोर्टुगीज़ के अंदर एक फ़ेमस नाम है जीसट रॉबर्टो नोबिली, जीस्यूट रॉबर्टो नोबिली। इन्होंने इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया है। जीसस रॉबर्टो नोबिली ने इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। और पोर्टुगीज़ हमारे रहा है डुआर्टे बरबोसा। तो डुआर्टे बरबोसा ने साउथ इंडिया के बारे में काफ़ी डिटेल अकाउंट दिया है। फ्रांसिस्को अब ये हमारा है फ्रेंच के हैं हमारे जीन बैप्टिस्टे ट्रेवेनियर। तो ये भारत 6 बार आया था। जीन्स पहन के 6 बार आ गया ये। एक जीन्स को भारतीय वैसे भी 6 बार पहन लेते हैं, ठीक है ना। तो जीन बैप्टिस्टे ट्रेवेनियर जो है ये भारत आया था 6 बार। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी 23 के अंदर। तो ट्रेडिंग कंडीशन के बारे में बताया हुआ है, और इसी ने जीन बैप्टिस्टे ट्रेवेनियर ने इंडिया को कंपेयर किया है ईरान के साथ, ओटोमन एम्पायर के साथ। अब एक क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन ही पूछा हुआ था कि कौन ऐसा था जो भारत में आके भारत में ही सेटल हो गया, तो वो मानुची था जो यहीं पे सेटल हो गया था। फ्रांसिस्को बर्नियर की हम बात करते हैं, तो ये फ्रांसिस्को बर्नियर, अब ये मेन फ्रांसिस्को बर्नियर इस आदमी की बात चल रही है। तो ये फ्रेंचमैन था, डॉक्टर था, फिलोसफर था, हिस्टोरियन था, फ्रेंच से है ये। फ्रांसिस्को बर्नियर कहाँ से है, फ्रेंच से है। तो ये आया था ये मुग़ल एम्पायर में आया था, ठीक है, और ये दारा शिकोह की सेवा के लिए आया था। और ये जो था ना डेनिशमेंट खान एंड अरेबियन, अब ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि डेनिशमेंट खान एंड अरेबियन नोबल के साथ किसको कंपेयर किया गया है, तो वो इसी को ही किया गया है, किसको, फ्रांसिस्को फ्रैंकियोस बर्नियर को। अब ये जो है ना कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट,
बर्नियर का काम क्या था, इसने ना ईस्ट एंड वेस्ट को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है, ठीक है, और इसने अपनी राइटिंग को डेडिकेट किया है लुईस 14 को। बर्नियर जो है ना कश्मीर भी गया था और इसने कहा है कि भाई लेमनेड और दही यहाँ पे बड़ी फेमस है। अब इसके टाइम पे 1750 के समय पे कुछ इंडियंस यूरोप गए हैं। कौन कौन इंडियन यूरोप गए हैं? तो इत्सियाम शेख इत्सियामुद्दीन और मिर्ज़ा अबू तलिब, ये यूरोप गए हैं। दो दो नाम याद रखने हैं, शेख इत्सियामुद्दीन और मिर्ज़ा अबू तलिब, ये बर्नियर का काम जो है ना वो फ्रेंच में पब्लिश्ड होगा ही होगा, वो फ्रेंच से ही था। बाकी इसने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, डच में, जर्मन में, इटली में। तो ये जो बर्नियर है इसने कंपेयर किया है ईस्ट एंड वेस्ट को, ठीक है। इसकी जो राइटिंग है वो मोस्टली डेडिकेटेड किसको है? लुईस 14 को, ठीक है, ओके। तो बर्नियर जो है वो कश्मीर में जाता है, ये हमने देखा हुआ है। और इसने बर्नियर ने बताया है कि लेमनेड एंड दही बड़ी ही फेमस थी, लोगों को बहुत पसंद थी। अब कुछ इंडियन 1750 से 2 इंडियन हैं जिन्होंने यूरोप विज़िट किया है, उनका नाम है शेख इत्सियामुद्दीन और मिर्ज़ा अबू तलिब। शेख इत्सियामुद्दीन और मिर्ज़ा अबू तलिब ने यूरोप विज़िट किया है। बर्नियर का जो वर्क है वो फ्रांस में था, ये सब हम देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब ये कहता है कि इसको ना 3 बैरियर बहुत ज़्यादा आए थे समझने के लिए। पहला तो ये था कि संस्कृत जो है वो अरेबिक और पर्शियन से बहुत ही अलग है। दूसरा क्या है कि उनके रिलीजियस बिलीफ के अंदर बड़ा फ़र्क है, लोगों के रिलीजियस बिलीफ में बहुत डिफरेंस था। तीसरा फ़र्क ये है कि सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, मतलब ये लोग कुछ भी अपने आप में लग के बैठ जाते थे। तो थर्ड बैरियर याद कर लेना है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड लोकल पॉपुलेशन। अब वर्क ऑफ ब्राह्मणा, देखो अल बरूनी का जो जितना भी काम है ना, अल बरूनी हो चाहे कोई भी हो, इनका जो काम है वो ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण के काम थे, पुराण थे, भगवत गीता थी, पतंजलि, मनुस्मृति, इन्हीं पे पूरा का पूरा फोकस था। एक बात ये याद रखनी कि जो ट्रैवलर है ना, ये जो जैसे सामने वाले ने कुछ भी कह दिया, ये उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं करते थे। तो अल-बरूनी जो है वो कास्ट सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करता है। ये कहता है कि 4 कैटेगरीज थी, जैसे कि एक है नाइट एंड प्रिंसेस, मॉन्क, फायर प्रीस्ट थे, लॉयर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स, ये सब थे। हालांकि मतलब 4 कैटेगरीज में बता दिया गया इसको, नाइट एंड प्रिंसेस, मॉन्क, फायर प्रीस्ट, लॉयर, फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट। देखो ये कहता है कि इस्लाम के अंदर तो सारे के सारे लोगों को इक्वल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, शूद्र जो हैं वो बड़ी ही नीची जाति के हैं। तो बरूनी जो है वो डिसअप्रूव करता है नोशन ऑफ पॉल्यूशन को। वो कहता है कि एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ प्योरिटी इम्प्योरिटी स्ट्राइव एंड सक्सीड इन रिगेनिंग देयर ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। कहते हैं कि अगर मानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर इम्प्योर है भी तो वो प्योर हो सकती है। जैसे कि जो सन है वो हवा को साफ़ कर देता है, सॉल्ट है वो सी को प्रिवेंट कर देती है, मतलब सी को प्रिवेंट कर सी के पानी को साफ़ कर देती है, कर देता है। तो कहते हैं कि लाइफ जो है अगर ऐसे चीज़ें पॉल्यूशन वॉल्यूशन होने लग जाएगा तो चीज़ें, लाइफ तो ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो इसको कंडेम्ड करते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये लॉ ऑफ नेचर के ख़िलाफ़ है। वो वर्णा की बात करते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं और ये ब्राह्मण अपने आप को फोर्स ऑफ नेचर के रूप में मानते हैं। शोल्जर और हैंड से निकले हुए हैं ये क्षत्रिय, वैश्य थाई से निकलते हैं और शूद्र जो है वो एकदम फीट से निकले हुए हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी का नाम आता है यहाँ पे अंत्यजा। तो अंत्यजा का मतलब क्या होता है? अंत्यजा है ना, कि बॉन्ड आउटसाइड द सिस्टम, ये अलग ही है, बॉन्ड आउटसाइड द सिस्टम। ये एक्चुअली में ये बड़े ही इनएक्सपेंसिव लेबर है, मतलब बड़े ही सस्ते लेबर थे ये, क्योंकि बाहर रहते हैं बेचारे, तो ये बड़े सस्ते में काम करते थे पीजेंट का और ज़मींदार का, और इनको बहुत ज़्यादा सोशल ऑपरेशन का सामना करना पड़ता था। अब ये जो इब्न बतूता है ये कोकोनट को और पान को, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो अब इसको पता नहीं कि कोकोनट को मैं अपनी भाषा में कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसके वहाँ पे कोकोनट मिलता नहीं है। तो ये कहता है कि नट्स लाइक अ मैन हेड,
ऐसे बोल देता है, ठीक है। पान को क्या बोलता है कि बीटल के ट्री से पान को करता है कि बीटल, जैसे जैसे बीटल में फ्रूट नहीं होता और बीटल को हम लोग इसलिए उगाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्तों के लिए, तो ऐसे ही ये पान है, इस टाइप की ये बातें करता है, ठीक है। फिर क्या है, इब्न बतूता जो है वो दिल्ली को बोलता है कि दिल्ली जो है ना एक वास्ट सिटी है, उसमें ग्रेट पॉपुलेशन है और दिल्ली जो है लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है। दौलताबाद की बात करता है, तो दौलताबाद के बारे में भी बोलते हैं कि हाँ दौलताबाद भी ऐसा नहीं कि दिल्ली जितनी बड़ी है, बट हाँ दौलताबाद भी काफ़ी अच्छी बड़ी सिटी है। तो दौलताबाद की बात करता है और इब्न बतूता की ये बात करता है, मतलब दिल्ली की बात करता है। और दिल्ली को ये दिल्ली के नाम से लिखता है, DELHLI, दिल्ली, ओके। अब दिल्ली के बारे में ये बात करता है कि राउंड द सिटीज़ विदाउट पैरेलल, है ना, राउंड द सिटीज़ विदाउट पैरेलल द ब्रेथ इज़ 11 क्यूबिट। और दिल्ली के 28 गेट्स की बात करता है, जैसे कि बदाऊं दरवाज़ा सबसे बड़ा है, बुदाऊं दरवाज़ा सबसे बड़ा माना गया है। मांडवी दरवाज़ा जो है, मंडवी दरवाज़ा वो ग्रेन मार्केट है। गुल दरवाज़ा मतलब एक ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड, इस तरीके से बात करता है। कहता है कि वहाँ पे जो सीमेंट्री है वहाँ पे जैस्मिन, रोज़, फ्लावर ब्लूसम्स ये सब उगाए जा रहे थे, इस तरीके की बातें कर रहा है। कह रहा है कि बाज़ार जो थे वहाँ पे मॉस्क एंड टेम्पल था। इब्न बतूता जो है वो कहते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर बड़ा ही प्रोडक्टिव था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 2 क्रॉप उगाई जाती थी, एक साल में 2 क्रॉप उगाई जा रही थी। तो यहाँ पे फर्टिलिटी की बात, तो ये कहता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव था क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पे 2-2 क्रॉप उगा लेते थे एक साल में। कहते हैं कि यहाँ पे ना मुस्लिन था, और जो मुस्लिन है वो इतना अच्छा था कि उसको नोबल और रिच लोग पहनते थे, ठीक है। कहता है कि दौलताबाद के बारे में बताता है कि यहाँ पे एक मार्केट था मेल और फीमेल सिंगर के लिए, जिसको हम लोग ताराबाद कहते हैं। तो ताराबाद कहाँ पे है? दौलताबाद के अंदर है। अब्दुल रज़ाक कहता है अब्दुल रज़ाक को ना ये कोज़ीकोड़ा के बारे में बोलता है और कहता है कि मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो। तो कहता है कि वहाँ पे इसने अपने मिक्सचर ऑफ इमोशंस एंड परसेप्शंस को मिक्स किया है। तो कहता है कि ना बहुत ही स्ट्रेंज नेशन था, मैंगलोर के बारे में बात करता है ये, ठीक है। इब्न बतूता जो है ना वो हमारे पोस्टल सिस्टम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। कहता है कि पोस्टल सिस्टम जो है ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन तो सेंड करते ही करते थे, लेकिन उसके आप इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप क्रेडिट को भी आप लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हो। और वो इतना बढ़िया था इनका पोस्टल सिस्टम कि आदमी को आने जाने में लगते थे 50 दिन, लेकिन ये पोस्टल सिस्टम से ये 5 दिन में ही पहुंचा देते थे। 2 टाइप के पोस्टल सिस्टम थे, एक का नाम था उलुग जो घोड़े पे चलते थे और ये थे हर 4 माइल के ऊपर, और एक थे हमारे दावा जो हमारे फुट पे चलते थे, ठीक है। लेकिन अचंभे की बात ये है कि फुट पोस्ट वाले ज़्यादा क्विक चलते थे, ठीक है। और ये जो थे ना फुट पोस्ट वाले, ये फ्रूट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर दिया करते थे। अब बर्नियर ने डीजनरेटेड ईस्ट के बारे में बताया कि भाई ये जो ईस्ट है ना आपका, जो इंडिया है, साउथ ईस्ट वगैरह, ये बड़े ही डीजनरेट वाली कंडीशन के अंदर है। तो इसने मुगल्स के बारे में ये यहीं पे घूमता रहा है बर्नियर। तो इसने लिखा है ट्रैवल इन द मुग़ल एम्पायर के अंदर इसने यूरोप को मुग़ल से कंपेयर किया है। तो कहता है कि ना बाइनरी ओपोजिशन दिया है, कहता है कि ये इंडिया तो बड़ा ही इन्फीरियर है, और कुछ डिफरेंस के बारे में बताया है। तो कहता है कि मुग़ल के लोगों के पास तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो और सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो क्राउन के पास है। तो अगर क्राउन के पास सारी प्रॉपर्टी होगी तो लैंड होल्डर जो हैं वो अपने बच्चों को क्या देंगे? बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगी। कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के एब्सेंस की वजह से यहाँ पे इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स का केस आ गया है। इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स का जो केस है वो इमर्ज ही नहीं हो पा रहा है। एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब ये सब बातें बोल रहा है और ये क्या कहता है? कहता है कि ना इस वजह से
कॉन्टिन्यूएशन, इस वजह से एग्रीकल्चर का कॉन्टिन्यू रियून हो रहा है और पीजेंट्री में ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, एक है डच ट्रैवलर पेल सा अर्ट, पेल सा अर्ट, पेल सा अर्ट। तो ये जो है ये बर्नियर के साथ में ही है। ये कहता है कि पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो पॉवर्टी के बारे में कौन बोल रहा है? पेल्सार्ट एक डच ट्रैवलर है। ठीक है, और ये बर्नियर एक और बात भी कहता है कि यहाँ पे ना कोई भी मिडिल स्टेट है ही नहीं, या तो अमीर अमीर है या फिर गरीब गरीब है, कोई मिडिल बीच में कोई है ही नहीं। हालांकि बर्नियर फिर लास्ट में क्या ही देता है कि भाई मुग़ल एम्पायर जो है बेगर है, बारबेरियन। मुग़ल एम्पायर जो है वो राजा है किसका? बेगर का और बारबेरियंस का। यहाँ पे बड़ी ही ख़राब हवा है और पेडेस्ट्रियन मार्शेस बहुत ज़्यादा हैं। और कहता है कि ना, लेकिन अब ये कहता है कि मुग़ल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहता है, इसको इस बात को कहता है कि हाँ ठीक बात है कि जो अबुल फजल लिखता है एन अकबरी के अंदर, कहता है कि हाँ ये बात एकदम सही है कि स्टेट वॉज द सोल ऑनर ऑफ लैंड। ये एकदम सही बात है कि स्टेट वॉज द सोल ऑनर ऑफ लैंड, लेकिन रेवेन्यू हम लोग क्यों लेते हैं? रिम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी के लिए, मतलब अ क्लेम। ये हम जो स्टेट को प्रोटेक्शन देते हैं उसके बदले में हम लोग ये पैसा लेते हैं, हम लोग रेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो तो हालांकि ये कहा जाता है कि ये पैसे ले रहे थे, ये ना तो रेंट था ना ही ये लैंड का टैक्स था, ये टैक्स ऑन क्रॉप था। बाद में पता चलता है ऐसा। अब बर्नियर जो बोल के चला गया उसकी वजह से ये मॉन्टेस्क्यू बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इसी की किताबें पढ़ पढ़ के। इसने दे दिया ओरिएंट ऑफ ईस्ट। ठीक है, कहता है कि ये तो बड़ी 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 एब्सोल्यूट अथॉरिटी को एंजॉय करते थे। फिर उसके बाद ये कार्ल मार्क्स आ गया, तो कार्ल मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट लेके आया। तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट लेके आया कार्ल मार्क्स। ये कहता है कि कहता है कि मतलब ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। इससे क्या होता है? इससे ना हमारे ऑटोनोमस और इंटरनली इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटीज़ निकल के आती हैं। क्या होता है? कार्ल मार्क्स की अप्रोच वगैरह चल रही है यहाँ पे, तो क्या निकल के आ रहा है ये यहाँ पे? ये निकल के आ रहा है यहाँ पे इंटरनली ऑटोनोमस, इंटरनली इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटीज़ निकल के आ रही हैं। इम्पीरियल कोड प्रिसाइडेड ओवर दीज विलेज कम्युनिटीज रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी। तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। ऑटोनॉमी, ऑटोनोमस, इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटीज़ निकल के आ रही हैं। और कहता है कि अगर इस तरीके से चलता रहा ना तो ये बड़ा ही स्टेगनेंट सिस्टम है। कहते हैं कि रूरल सोसाइटी जो है उसके अंदर बड़ा ही इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा था। बिग ज़मींदार्स हैं और अनटचेबल लैंडलेस लेबरर्स हैं। कहते हैं कि आर्टिशंस को ना कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा था, तो उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी। तो इस वजह से जो मैन्युफैक्चर हैं वो अल्टीमेटली डिक्लाइन ही कर रहे थे। और कहते हैं कि जो मर्चेंट कम्युनिटी है वो बड़ी ही प्रॉस्पेरस थी। मर्चेंट प्रॉस्पेरस है यहाँ पे, लेकिन मैन्युफैक्चर जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। मर्चेंट्स प्रॉस्पेरस हैं, मैन्युफैक्चर जो है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। बर्नियर कहते हैं कि बंगाल जो था ना, बंगाल तो इजिप्ट से भी बहुत आगे था। बंगाल के अंदर तो राइस, कॉर्न, ये सब चीज़ें तो चलती हैं। इसके बदले में सिल्क, कॉटन, इंडिको, ये सब भी चलता है बढ़िया तरीके से। और कहते हैं कि यहाँ पे ना बंगाल में सिल्वर है, कारपेट है, गोल्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। कारखानास और वर्कशॉप की बात की जाती है, तो कारखाना क्या होता है? लार्ज हॉल आर सीन एट मैनी प्लेसेस कॉल्ड कारखानाज और वर्कशॉप फॉर द आर्टिशंस। ठीक है, बर्नियर कहता है कि मुगल सिटी जो थी ना एक तरीके से कैंप टाउन थी। ठीक है, यहाँ पे इनके पास कोई भी सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं था, क्योंकि ये जो थे ये इंपीरियल पेट्रोनेज के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो कैंप टाउन थे एक तरीके से। ये कहते हैं कि हाँ मर्चेंट बहुत, ये इन्होंने क्या कहा है कि मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइन कर रहे हैं, आर्टिशन भी डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन मर्चेंट कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे मर्चेंट कम्युनिटी को इन्होंने नाम दिया है वेस्टर्न इंडिया में महाजन कहा है, महाजन मर्चेंट कम्युनिटी को। और उनके चीफ को महाजन के चीफ को क्या कहा गया है? सेठ कहा गया है। अर्बन सेंटर में इनको कहा गया है नगर सेठ। यहाँ पे बताते हैं कि फीमेल स्लेव्स की बड़ी ही बुरी कंडीशन थी, इब्न बतूता बताता है। और कहता है कि स्लेव्स को ना खुले में बेचा जाता था। और इब्न बतूता ये भी कहता है कि मैंने भी एक स्लेव को ख़रीदा था उसने एक स्लेव को, और उसने गिफ्ट किया था सुल्तान को। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे सती भी होती है। तो बर्नियर यहाँ पे कहते हैं, बर्नियर बात कर रहा है सती की। ठीक है,
और इवन बतूता बात कर रहा है उसकी स्लेव्स की, ठीक है। अल्टीमेटली यही कहते हैं कि भाई यहाँ पे विमेंस जो थी वो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों के दोनों काम के अंदर थी। जो विमेन मर्चेंट फैमिलीज से थी वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती थी।